स्वतंत्रता दिवस जिंदाबाद। आज हमारे भारत देश की आजादी के महापर्व स्वतंत्रता दिवस पर मजदूर मंदिर श्री श्रम सेवालय के प्रांगण में झंडारोहण के उपलक्ष्य पर उपस्थित हमारे राजस्थान इंटक के प्रदेश महामंत्री युवा जाबाज जुझारू नेता नारायण गुजर साहब, हमारे बीच में उदयपुर सीमेंट मजदूर संघ के सलाहकार हमारे बहुत ही पुराने साथी गौतम जी आमेटा साहब, हमारे उदयपुर सीमेंट के मजदूर संघ के अध्यक्ष और मेरे संघर्ष के साथी मांगीलाल जी प्रजापत साहब, हमारे इंटक के जिला अध्यक्ष जुझारू जाबाज हरि सिंह जी खरबट साहब, हमारे इंटक कार्यालय प्रभारी वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुशवेंद्र जी कुमावत साहब, हमारे सेवादल इंटक के प्रदेश अध्यक्ष शंकर जी सालवी साहब, हमारे जिला इंटक के वरिष्ठ उपाध्यक्ष प्रताप सिंह जी साहब, हमारे गुडली औद्योगिक यूनियन के अध्यक्ष विजय सिंह जी, महेंद्र जी चौधरी साहब, हमारे समस्त सामने विराजे हुए चौकसी से जगदीश जी, साधना से हिम्मत सिंह जी, भंवर सिंह जी, भगवत सिंह जी, तमाम सभी हुकुम सिंह जी, प्रेम सिंह जी, भैरू सिंह जी, तमाम समस्त बैठे हुए साथी, सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, नवल सिंह जी, हरि सिंह जी, कैलाश जी, कल्याण सिंह जी और सभी मेरे मजदूर साथी और भाइयों और बहनों, आज इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे देश ने किन परिस्थितियों में आजादी के समय जब झंडारोहण पहली बार जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, आजादी का परचम, तब उस समय भारत में बहुत दयनीय स्थिति थी। सुई भी विदेशों में बन के आती थी, हमारी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी और अंग्रेज यहाँ का सारा धन्य धान्य खनिज संपदा अपने देश में ले जाते थे और यहाँ से कई लाखों मजदूरों को मजदूरी कराने के लिए भी अन्य देशों में भेजा गया कि उस समय ब्रिटिश शासन काल था पूरी दुनिया में। तो कई लोग दुनिया के वेस्ट इंडीज कंट्री में, अफ्रीकन कंट्री में, यूरोपियन कंट्री में जहाजों से उनको भेजा और वहां मजदूरी करते थे। मैं भी दक्षिण अफ्रीका जाके आया, मैंने वहां देखा कि देश की आजादी के पहले भारतीय लोग वहां पर भी मजदूरी करने के लिए गए थे और उस समय वहां पर रंग-भेद नीति, गोरों का शासन था और कालों को भागीदारी नहीं थी। तो महात्मा गांधी वहां पर पढ़ाई करने के बाद वहां पर पहुंचे और उन्होंने बैरिस्टर का काम, वकालत का काम शुरू किया और जब वो एक ट्रेन से सफर कर रहे थे तो उनको मालूम नहीं था कि ये ट्रेन का डिब्बा केवल आरक्षित है अंग्रेजों के लिए। वो उसमें चढ़ गए तो उनको उस रेलवे स्टेशन पर बाहर फेंक दिया और उनके खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा लगाया। तब उन्होंने वहां पर एक संकल्प लिया, 1897 से लगाकर 1913 तक महात्मा गांधी ने अपनी धरती से हजारों मील दूर जाकर अंग्रेजों की हुकूमत को ललकारा, जिसका सूर्य अस्त नहीं होता था। कहीं सूर्य उदय हो रहा है और कहीं अस्त होता, उसके पहले दूसरे देश में उदय हो जाता है, यानी 24 ही घंटा सूर्य जो घूमता है तो कोई न कोई दोस्त देश में, वो देश पे हुकूमत अंग्रेजों की थी। ऐसी शक्ति को ललकारना और जिसके पास कुछ नहीं, एक उन्होंने नारा दिया, सत्याग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, सत्य के लिए निवेदन, सत्य के लिए विवश करना। एक नया इजाद किया उन्होंने फार्मूला जो महाशक्तियों को झुका दिया। उस धरती पर मेरे को जाने का सौभाग्य मिला और जब मैं वहां बहुत भीड़ भड़ाका वाला एरिया जैसा अपने सूरजपोल दिल्ली गेट की तरह, वहां पर चौराहे पे गांधी चौक उसका नाम है,
और महात्मा गांधी की जवानी की मूर्ति लगी हुई है। तो आप देखिए कि एक भारत का पैदा हुआ आदमी विदेशों में जाकर अंग्रेजी सत्ता को सत्याग्रह के नाम से उस सरकार को चुका देता और वहां पहली बार रंग भेद नीति को समाप्त कर काले लोगों को भी अपनी भागीदारी में मुख्य धारा में लाने का निर्णय हुआ। वहां से महात्मा गांधी को लगा कि मैं जब इस धरती पे आकर इन लोगों की लड़ाई लड़ सकता हूं तो क्यों नहीं मेरे देश में मैं जहां जन्म लिया मैं वहां क्यों नहीं लड़ सकता हूं। तो वो भारत आए, अपने काले कोट काले वकीलों की पोशाक को उन्होंने उतार के टांग दिया घर पर और एक सिंपल लंगोटी लगाई, आधा उन्होंने लंगोटी पर आधा तन ढकने के लिए, और वो पहनकर वो भारत की यात्रा पे निकल गए। और उन्होंने कहा मैं पहले देश को देखूं, देश की जनता को देखूं, देश की भाषा को समझूं, देश के धर्म को समझूं, देश की जाति, देश की संस्कृति, देश के लोका विचार, देश के लोगों का आचरण, ये सब देखने के बाद मैं अपने देश को एक सूत्र में बांधकर आजादी का नारा दूंगा। 2.5 साल वो भारत भ्रमण पे रहे और वो भारत भ्रमण पे गांधी पिक्चर आपने देखी होगी। जब महात्मा गांधी मेवाड़ में आते हैं या गांधी फिल्म में इसी सुरंग का शूटिंग हुई है, इसी सुरंग में गांधी जी ट्रेन से जाते हैं, उसी ट्रेन पे लोग ऊपर बैठे हुए यही शूट किया गया। तो आप देखिए उस आदमी ने भारत को घूमकर फिर उनको लगा कि हाँ मैं इस देश को आजाद करा दूंगा। और फिर उन्होंने कहा कि भारत अंग्रेजों को ललकारा, नमक सत्याग्रह किया, दांडी मार्च किया। आज लोग देखते हैं ना कि कोई आंदोलन होता है उसमें पद यात्रा कर रहे हैं, सत्याग्रह कर रहे हैं, नमक सत्याग्रह, ये सब गांधी जी का दिया हुआ फार्मूला। और गांधी जी ने जब अभी 10 अगस्त को जो क्रांति हुई, अगस्त क्रांति, जो बॉम्बे के उस अगस्त क्रांति मैदान, उसका नाम ही अगस्त क्रांति मैदान हो गया। वहां से गांधी जी ने भारत में अंग्रेजों को कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, उन्होंने वो नारा दिया और उस नारे का परिणाम ये हुआ कि अंग्रेजों को अपने देश को छोड़ के जाना पड़ा, बिगर खून करावे, बिगर किसी का खून बहे, बिगर कोई बम ब्लास्ट हुए, कोई किसी बिल्डिंग को ध्वस्त नहीं किया, कोई गाड़ियों को आग नहीं लगाई और कुछ नहीं। ये एक वो महापुरुष जिसने अपने सत्याग्रह के दम पर इस मुल्क को आजाद करा दिया। आपने देखा होगा अभी सत्याग्रह की ताकत, अभी जंतर मंतर पे 18 से 24 साल के बच्चों ने कितनी लंबा संघर्ष किया। तो सत्याग्रह का दम देखो आप, जो मोदी के लिए कहा जाता है कि किसी के सामने झुकता नहीं है, उस मोदी को झुकाकर धर्मेंद्र प्रधान को, मंत्री को इस्तीफा दिया। ये सत्याग्रह की ताकत है। और आप हम जो बैठे हैं ना, ये वो गांधी के अनुयायी, ये गांधी ने इस इंडिया की स्थापना की, गांधी ने इस संस्था को बनाया। जब गांधी जी को लग गया कि देश आजाद होने वाला है, देश आजाद होगा, कांग्रेस पार्टी सत्ता में आएगी, सरकार में आते ही मजदूरों के लिए नीतियां बनानी पड़ेगी, उद्योग लगाने पड़ेंगे, और जब उद्योग लगेंगे मजदूरों की नीतियां बनाने के लिए कांग्रेस के नेता मजदूरों के साथ इंसाफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने मजदूरों का स्वतंत्र संगठन बनाया जिसका नाम दिया इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और उन्होंने कहा कि ये मजदूरों की वकालत करेगा, ये संगठन के नेता मजदूरों की पंचायती करेंगे और यही इनके करता धरता होंगे। आप देखिए उनकी सोच। और जब देश आजाद होने के बाद मजदूरों में से मजदूरों का नेता पहली बार डॉक्टर सुरेश बनर्जी, जो बंगाल के बहुत बड़े मजदूर नेता थे, उनको अध्यक्ष बनाया। और खंडूभाई देसाई गुजरात के जो कपड़ा मिलों के नेता थे, उनको महामंत्री बनाया। वो परंपरा हमारे इस संस्था में चली आई। और आज संजीव रेड्डी साहब जो देश की आजादी में भी लड़े, मजदूरों की आजादी के लिए भी लड़े,
और उस जमाने में वो रिक्शा चलाने वाली यूनियन, जो मजदूर रिक्शा चलाता था, उस यूनियन से वो नेतागिरी में आए और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, दुनिया के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और आज राजस्थान का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। यहाँ बैठे हुए तमाम नेता जो है वो किसी न किसी कल कारखाने में काम करने वाले लोग हैं। ये गांधी जी की सोच थी जो आज हम नेता है। अगर उस समय में इस संस्था की स्थापना नहीं होती तो आप और हम नेता नहीं होते। जैसे भारतीय मजदूर संघ का संघ कार्यालय में नागपुर में बैठे हुए आरएसएस निर्धारित करता है भारतीय मजदूर संघ का नेता कौन होगा और वो बनाते हैं। जैसे हमारे भी कांग्रेस की पार्टी इंटक का नेता किसी कांग्रेसी को बना देते और वो संगठन को चलाते। ये गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल की सोच है कि जिसकी वजह से हम गरीब घर से पैदा हुए, हमने मजदूरी करके यहाँ पर मुकाम पर पहुंचे और आज मुझे 5-5 बार विदेश में भारत सरकार की तरफ से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला। ये अवसर महात्मा गांधी की देन है कि उन्होंने ये संविधान और संगठन बनाया जिसकी वजह से एक मजदूर को ये मौका मिला। इसलिए कहता हूं कि हमारे मजदूरों को एक ऐसा संगठन मिला है जिसका इतिहास बहुत गौरवशाली है। आज देश के हालात बदल चुके, देश की परिस्थितियां बदल चुकी। जिस कांग्रेस पार्टी मजदूरों के लिए हक में कानून बनाए, उस कांग्रेस पार्टी के बने हुए कानून को मोदी सरकार बदल रही है और ऐसे कानून है कि आप और हम हड़ताल करेंगे तो 3 साल की सजा और 3 लाख का जुर्माना। ये न्याय? 12 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ेगी कानूनन। आप 300 आदमियों के ऊपर यूनियन लागू होगी, 300 से नीचे सारी यूनियनें खत्म हो जाएगी। ये कानून है, ये कहां का न्याय? इसलिए हम लड़ रहे हैं, ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम सरकारों के विरुद्ध लड़ रहे हैं। अभी 10 तारीख को हमने लड़ाई लड़ी, हमने सरकार को चेतावनी दी कि आज जैसे जैन जी 18 से 24 साल के बच्चों ने आपकी सरकार को हिला दिया, तो आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें आपको सत्ता से उखाड़ के फेंकेगा भारत का मजदूर और किसान। तो मोदी साहब, अडानी और अंबानी से ये देश नहीं चलेगा। 140 करोड़ का देश है। दक्षिण अफ्रीका में मैंने यही कहा कि जिस सब्जेक्ट पे मेरे को आपने आमंत्रित किया है, एआई और मानव श्रम, यानी कि जो आजकल आपने देखा होगा कि आपके व्हाट्सएप पे भी एक व्हाट्सएप आता है एआई का, उसमें आप कुछ भी सवाल पूछोगे तो आपका जवाब आ जाता है। आप कुछ भी, कोई सस्पेंस आपके दिमाग में रहस्य तो पूछोगे तो उसका उत्तर देता है। एक ऐसा निर्माण टेक्नोलॉजी ने किया। अब उस एआई की वजह से हमारे पढ़ने वाले मानव श्रम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर अफ्रीका के, एशिया पैसिफिक देशों के 24 देशों के नेताओं को आमंत्रित किया। तब मैंने वहां कहा, मैं उस दिन स्वागत समारोह में ये बात नहीं बता पाया, तो वहां मैंने कहा हमारा देश 140 करोड़ का देश, 140 करोड़ के देश में हमारी बेरोजगारी इतनी है कि जंतर मंतर पे वो बच्चे अपनी रोजी रोटी और बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, अपनी शिक्षा पद्धति में सुधार के लिए लड़ रहे हैं। और एआई अगर आ जाता है तो मानव श्रम पे विपरीत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जब मैं वहां था और मेरा अभिनंदन पत्र बनवाया नारायण जी ने, तो उस दिन अभिनंदन पत्र वाले बनाने वाला एक दुकानदार कहता है कि नारायण जी को कि भाई साहब, मेरा राइटर आज नहीं है जो अभिनंदन पत्र बनाता लिखता है, और मेरा टाइप राइटर नहीं है, इसलिए मैं एआई से बना दूं क्या? तो नारायण जी ने कहा बना दो। जब उसने 15 मिनट में बना के इनके हाथों में दे दी, अब वो काम तो आसान हो गया, लेकिन उन्होंने 2 आदमी की रोजी खा गया, 2 आदमी की रोजी। एक छोटा सा उदाहरण, 15 मिनट में वो एआई ने बना के सर्टिफिकेट इतना सुंदर बना के दे दिया, लेकिन 2 आदमी की रोजी रोटी चली। तो आप सोचिए, ये एआई कारखानों में आएगा, ये आपके खदानों में आएगा, ये सेवा के क्षेत्र में आएगा, तो कितने लोगों को बेरोजगार कर देगा। तो मैंने इसलिए विरोध किया। मैंने कहा हम एआई के विरोध में नहीं है,
हम एआई के समर्थन में है, हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, हम रिसर्च के क्षेत्र में, हम अंतरिक्ष के क्षेत्र में, हम मौसम विज्ञान के क्षेत्र में, हम डॉक्टर के भविष्य के लिए निकलने वाली रिसर्च के सेंटर में, वह हम एआई का समर्थन करते हैं। लेकिन हम उस क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, हम माइनिंग सेक्टर में, हम वह एआई का विरोध करते हैं, क्योंकि यह मानव श्रम पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। दूसरा, एआई प्रकृति के दिए हुई हमारी बुद्धि, भगवान के दी हुई हमारी बुद्धि, जिससे हम सुबह उठते ही अपने को पता लगता है पानी पीना है, पानी पीने के बाद मंजन करना है, फ्रेश होना है, नहाना है, कपड़े पहनना है, पूजा करनी है और फिर काम पे निकलना है। ये अपनी बुद्धि से कर रहे ना। अब हमें अगर कृत्रिम बुद्धि के आधार पर फिर हमारी दिनचर्या डिसाइड होगी कि हमको आज क्या काम करना है, आज किनसे मिलना है, आज मुझे काम मीटिंग में जाना है। ये अभी भी तक मेरी बुद्धि से काम कर रहा हूं। जब मैं एआई को साथ ले लूंगा तो एआई मुझे गाइड करेगा, तो मेरी गाइड करने के बाद एआई पे मैं आश्रित होना लगूंगा। उस पर आश्रित होते होते मेरी बुद्धि का कौशल और उसका जो विकास है वो दबने लग जाएगा और